आज हम करने जा रहे हैं संसद पार्ट 3। ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है। हमने संसद के 2 पार्ट भी देख लिए हैं और भी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये सीरीज है पॉइंटनर की, इसमें बस क्वेश्चन है और उत्तर है डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना। ये एक तरीके से रिवीजन है। अब पेपर आपको पता है पास आने वाला है, तो ये रिवीजन हो रहा है हमारा आईएएस पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी में, और उससे भी संसद से रिलेटेड वो सब हम यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। कथन और कारण वाला इसमें बताना है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये सही है बिल्कुल। ठीक है, संसद आपका किस अनुच्छेद 368 के तहत है ना, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो कुछ भी हो, लेकिन बस मूल ढांचे को छेड़ नहीं सकती। इसका कारण है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ठीक है, हाँ भाई सही बात बोल रहा है, संसद उच्चतम विधायी संस्था है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला है, एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम, तो आप पहले भी पूछा गया है ये, एक वर्ष में कितनी बैठक होनी आवश्यक है? 2 बैठक होनी आवश्यक है। अगला है, संसद के दोनों 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। अगर 2 सत्र हैं उसके बीच, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर आपने पढ़ा कि कम से कम, यहाँ पर भी कम से कम पूछा जा रहा है, तो 2 बार होनी चाहिए, तो 2 बार यानी 6 महीने, तो यहाँ पर भी 6 महीने का अंतराल होगा। कम से कम यहाँ पर 6 महीने का अंतराल होगा। अब भारत के संविधान में कथित है, यानी भारत के संविधान में उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये सही है बिल्कुल, कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन उसका भाग जरूर होते हैं। तो संसद जो जो होती है वो 3 से मिलकर बनती है, एक तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर बनती है संसद। लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के किसी भी सदस्य सदन का सदस्य नहीं होते। दूसरा है, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यही चीज़ है कि संसद किससे मिलती है? राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। अगला है, भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद किससे बनती है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। ये भी आपका आईएएस में पूछा गया है। फिर है, संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होती, बस तीनों से मिलकर संसद बनती है, लोकसभा से, राज्यसभा से और आपका राष्ट्रपति से। अब अगला है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। कौन कौन से संसद के अधिकारी होते हैं? तो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, सही है। उपाध्यक्ष भी होता है लोकसभा का, महासचिव होता है लोकसभा का और अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ये सभी यहाँ पर अधिकारी होते हैं। अगला है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन की को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कहते हैं कि अगर जैसे कि आप कहते हैं ना, स्कूल में हो आप, तो कहते हैं भाई मेरे को स्कूल जाना नहीं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाएगा तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पर होता है, अगर आप 60 दिन तक, 2 महीने तक अगर आप अनुपस्थित रहते हो तो आपका नाम काट दिया जाएगा, यानी सदस्यता आपकी ख़त्म हो जाएगी। यही अनुपस्थित रहते हो तो आप वहाँ पर आपका नाम काट दिया जाता है। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन में अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो ऐसा कौन सा था? राज्यसभा का। जो राज्यसभा का सदस्य था जो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहा था, उनकी सदस्यता क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। ये एग्जाम्पल है कि राज्य ऐसा हो रखा है राज्यसभा से। अब संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो कौन निर्धारित करता है? या अनुच्छेद है आपका 105। अनुच्छेद 105 ये सब निर्धारित करता है। संसद के जितने भी सदस्यों के विशेषाधिकार हैं, उनकी उन्मुक्तियां, उनको निर्धारित करता है। आर्टिकल ध्यान रख लेना, 105 है। अब किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है। जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तब ऐसा किया जा सकता है, और या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तब ऐसा करता है। अगर तथ्यों से संबंधित कुछ हेरफेर करता है तो उसके विशेषाधिकार प्रस्तावों पर सवाल उठाया जा सकता है। अब अगला है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो दोनों में मतदान कौन देता है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को इनका मतदान का अधिकार होता है। तो दोनों सदनों के निर्वाचनों में मतदान का जो अधिकार होता है वो किससे होता है? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को होता है। और यहाँ पर सही कथन दे रखा है कि किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, यह आपका सही कथन है।
संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर, जब हम पीछे वाला पार्ट 2 देख रहे थे इसका संसद का, तो इसमें था ये कि राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है संसद। कब बना सकती है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु बना सकती है, संबंधित राज्य की सहमति से बना सकती है, फिर तीसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में बना सकती है, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तब भी वो संसद जो है वो राज्य सूची में कानून बना सकती है। अगला है भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधान नहीं बना सकती। तो ऐसा कब होगा जब नहीं बना सकती? जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ये था कि जब तक नहीं बना सकती तब तक, जब ये तभी बना सकती है जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करने के लिए बोलती है, पारित करती है, तभी बना सकती है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, रिपीट है ये। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। यहाँ पर कानून बनाया जा सकता है। फिर है संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त जो अलग विषय होते हैं, उनको जो अतिरिक्त जो विषय होते हैं उन पे जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो होती है आपकी संसद को। फिर अगला है धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है। तो वह कौन सी क्रियाविधि है? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। इस प्रश्न में धन विधेयक के ऊपर प्रश्न है ये। धन विधेयक को जब एक बार पारित कर दिया जाता है लोकसभा में तो राज्यसभा के पास जाता है। अगर राज्यसभा उसे कुछ संशोधन करती है तो ये राज्य लोकसभा के ऊपर होता है कि वो राज्यसभा के दिए गए संशोधन को स्वीकार करे या फिर ना करे। तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा स्वीकार करते हुए पास कर दे। ये पारित समझा जाता है। अगला है सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, तो इसे बोला जाता है बैठ जाना, येल्डिंग द फ्लोर। ये नाम ध्यान रख लेना, और इससे संबंधित कोई और प्रश्न हो तो उन्हें भी याद कर लेना क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है भारत की। तो ये शून्यकाल है, तो शून्यकाल कहीं से भी नहीं था, ये भारत ने खुद उपजाया है शून्यकाल। फिर अगला है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है, तो 1 घंटा, 1 घंटा की शून्य अवधि होती है। अब संसद में शून्यकाल का समय होता है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। ठीक है, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का इसका 12 से 1 बजे तक का इसका समय होता है शून्यकाल का। अगला है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्न उत्तर सत्र। यहाँ पर जो शून्यकाल का मतलब होता है कि जो भारत ने ईजाद किया है, यहाँ पर प्रश्न उत्तर किया जाएगा, और वो किया जाएगा आपका 12 बजे से 1 बजे तक। अब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? अनुच्छेद 253 के तहत। फिर सही कतर यहाँ दे रखा है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ये सही है। धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, बस। फिर लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये जो दिन होता है वो होता है 14 दिन। ये फैक्ट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। 14 दिन हो गया, 6 महीने हो गए, 6 हफ्ते हो गए, ये सारी चीज़ें। अब राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए 14 दिनों के अंदर। अब है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है। तो इसे पारित जो होता है वो कैसे होता है? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा, क्योंकि ऐसे में तो बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे तो साधारण बहुमत से ही काम चल जाएगा, विशेष बहुमत से तो फिर से ही अटक जाएगा, इसलिए साधारण बहुमत का यूज़ किया जाता है। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। फिर संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संयुक्त अधिवेशन कौन आयोजित करता है? तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ऐसे विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगला है भारत, यहाँ पर सही कथन दे रखे हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। तो 108 में दीप बताया गया है संयुक्त बैठक के बारे में। अगला है लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी।
ठीक है, ये डेट भी याद रख लेना, 1961 में हुई थी प्रथम संयुक्त बैठक। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। पहली हुई थी 1961 में, और जो दूसरी हुई थी संयुक्त बैठक वो बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। फिर से आ गया, प्रथम संयुक्त बैठक किसके लिए हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। दोनों ही यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। पहले हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, दूसरी हुई थी बैंक सेवा आयोग बिल के संबंध में। अब है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। ये बस साधारण विधि निर्माण होता है तभी बुलाई जा सकती है, और बाकी चीज़ों पर नहीं बुलाई जा सकती। फिर है कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है। कानूनी विधेयक की बात हो रही है, वित्त विधेयक की बात नहीं हो रही है। तो ये दोनों में से सदन के एक पटल पर रखा जा सकता है, किसी भी सदन के संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अगला है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता। यहाँ पर वो व्यपगत की बात हो रही है, कौन सा विधेयक व्यपगत हो जाता है, कौन सा नहीं होता। तो जब राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा ने तो पारित ही नहीं किया, वो तो राज्यसभा में ही है, तो लोकसभा के विघटन होने से उस विधेयक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो व्यपगत नहीं होता। यहाँ पर भी सही कथन है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ये सही कथन है। आप खुद ही देखो, जब राष्ट्रपति ही तो मनोनीत करता है सदस्यों को, राष्ट्रपति का निर्वाचन ही नहीं हुआ तो मनोनीत सदस्य कहाँ से आएंगे? अभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसके बाद वो मनोनीत करेगा, तो वो उसमें मतदान में भाग कैसे ले सकते हैं? यही बात है। फिर उसके बाद जो उपराष्ट्रपति होता है उनके वो मतदान में भाग लेते हैं। अगला है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। कौन सा भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते। फिर भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। अनिवार्य व्यय भार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, इस संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। अब है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। फिर से यहाँ पूछा है संचित निधि पर क्या भारित नहीं है? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते ये भी भारित नहीं होते। तो यहाँ पर आपने 3 देख लिए। पहला तो यही हो गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, दूसरा हो गया प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, फिर आपका आगे निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। अगला है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है। किसका अनुमोदन होता है? इसलिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है संचित निधि से निधि निकालने के लिए। फिर है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। आकस्मिकता निधि जो होता है वो राष्ट्रपति व्यय करते हैं संसदीय स्वीकृति के से पूर्व, यानी उन्हें संसद की स्वीकृति पहले चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति उस निधि का यूज़ कर सकते हैं। अगला है करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो ये जमा होता है आपका भारत की संचित निधि में। तो कर हो गया, और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से जितने भी होता है वो संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जो भी होता है। यहाँ पर आप इसको भी ध्यान रख लें, समूचा राजस्व जो प्राप्त होता है वो कहाँ जमा होता है? आपकी होता है संचित निधि में जमा होता है। फिर है संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक संविधान में परिभाषित किया गया आपका 110 अनुच्छेद 110 के तहत। ये धन विधेयक से संबंधित है, ये बच्चों को पता होता है 110। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। फिर धन विधेयक के बारे में सही कथन है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, ये पहला आपको सही हो गया, ये सही कथन है, हमने ऊपर भी देखा। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। ये भी सही है, 14 दिनों की उसकी सीमा होती है। तीसरा है कि राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, तीनों ही आपके करेक्ट हैं। अगला है धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। तो यहाँ पर ये सभी पहला हो गया, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही बात है धन संपत्ति के मामले में। दूसरा, राज्य लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। फिर तीसरा है राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है
अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ये भी सही है कि वो लौटा सकती है, सिफारिशों के साथ लौटा सकती है, लेकिन सिफारिशें माने या ना माने लोकसभा का काम है। अब ये वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया जा गया है, तो धन विधेयक के संबंध में कौन से शामिल किए जाते हैं विषय? तो आपका हो गया कर से संबंधित उपबंध हो गए, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध हो गए, फिर तीसरा है संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। अगर इनसे संबंधित कोई कानून बनाया जाता है तो वो आपका धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। और धन विधेयक अभी हमने देखा किस में होता है, 110 के अंतर्गत होता है। बच्चे परेशान होते हैं कि धन विधेयक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये तीनों चीज़ें याद कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। कर से संबंधित उपबंध, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध, और संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। अब अगला है कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है, केवल व्यय है उसमें। अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। बस अनुच्छेद 110 से संबंधित होता है, अगर वो होता तो उसे किसी भी सदन में प्रारंभ नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर अगर ये बोला जा रहा है 110 में निर्दिष्ट कोई विषय, यहाँ पर जो कोई विषय यानी ये तीन ऊपर के जो हमने विषय देखे हैं, यही वाले विषय अगर होते तो वो अलग अलग स्थिति हो जाती। अब अगला है बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है। बजट पर संसद का नियंत्रण क्या सही है यहाँ पर? तो बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, सही है, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। अब संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी सही है कि संसद को जो भी कर लगाएगी वो राष्ट्रपति की सिफारिश के लगाना होगा, कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तीसरा है संसद को राष्ट्रपति की सिफारिशों के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी आपका सही है। अगला देखते हैं, भारत की लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियां हैं। लोक वित्त पर जो संसदीय नियंत्रण होता है तो उसकी क्या क्या विधि है, यहाँ पर हमें बताना है। तो पहला है संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। हमने देखा था कि हमारे संविधान में बजट नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि इसके बदले क्या किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को बजट बोला जाता है आम भाषा में। तो इसका प्रस्तुत किया जाना। फिर दूसरा है विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, तो ये भी सही है। तीसरा है अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान, अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान का प्रावधान। फिर चौथा है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, यहाँ से सभी आप क्या करते हैं, संसदीय नियंत्रण रखा जाता है। अगला है संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो संघीय बजट की तैयारी करने और उसे संसद में पेश कौन करता है? आर्थिक कार्य विभाग, ये आईएएस में भी पूछा गया है। तो आर्थिक कार्य विभाग वो विभाग है जो बजट तैयार करता है, उसे संसद में पेश करता है। फिर यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता, वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा? तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, यानी सरकार गिर गई। फिर अगला है व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है, तो इसमें व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर के रूप में। अगला देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक इको सर्वे जो होता है वो किया जाता है, तो वो क्या है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। तो ये जो इको सर्वे होता है वो आगामी जो वर्ष होता है उसके जो बजट होगा उसके प्रस्तुतिकरण से पूर्व उसको प्रस्तुत किया जाता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, किस चीज़ की प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो ये जो होता है लेखानुदान, इसको अनुमति प्रदान करता है। अगला है संसद में लोक लेखा के लिए, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ठीक है, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, तो यहाँ पर लेखा के लिए वोट आवश्यक हो जाता है। फिर लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर है। तो लेखानुमोदन और अंतरिम बजट, इन दोनों दो अलग अलग टर्म है, के बीच में क्या अंतर होता है? तो लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट जो होता है व्यय और आवती दोनों में दोनों सम्मिलित होते हैं। तो लेखानुमोदन जो होता है वो सिर्फ व्यय पक्ष होता है, लेकिन अंतरिम बजट में व्यय और आवती दोनों को सम्मिलित किया जाता है। फिर व्यय का अनुमान भारतीय संविधान संसद के समक्ष रखा जाता है, किया जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में। अनुदान के अनुरोध के रूप में व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। अगला है भारत
सरकार द्वारा वित्त विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो लोकसभा में, जो वित्त विधेयक होता है वो संसद में पेश किया जाएगा सिर्फ लोकसभा में। फिर है सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं, तो कौन कौन से चरण होते हैं यहाँ पर? पहला होता है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट बजट पर चर्चा, फिर विनियोग विधेयक को पारित करना, फिर वित्त विधेयक को पारित करना। ये चार चीज़ें होती हैं आपकी। पहला आता है बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर बजट पर चर्चा होती है, फिर विनियोग विधेयक को पारित करते हैं, फिर वित्त विधेयक को पारित करते हैं। आपको यहाँ पर विनियोग विधेयक पहले आएगा, फिर वित्त विधेयक आखिर में आएगा। फिर है संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है, पूर्व स्वीकृति है, वो किस किस में आवश्यक होगी? तो यहाँ पर है एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। अगर कोई ऐसा विधेयक है जिसमें नया राज्य का गठन हो रहा हो तो यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। फिर ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित हो। अगर कोई कर वगैरह लगा रहे हो आप, तो उसमें राज्यों का हित है, तभी आपको यहाँ पर स्वीकृति आवश्यक होगी। फिर है राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधी विधेयक पर। फिर है धन विधेयक पर। ये चार हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फिर है संदर्भित संबंध संघीय बजट से है कटौती प्रस्ताव। कटौती जो प्रस्ताव है वो संघीय बजट से संदर्भित है। फिर है पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक की वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। जो कानूनी आयु है वयस्क होने का वो है आपकी 18 वर्ष। ठीक है, और ये कब बनाया था? 1989 में कानून बनाया गया था जिसमें एक नागरिक होने की, वयस्क होने की जो कानूनी आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला देखते हैं, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति गठित की गई थी, वो की गई थी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला है भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन है। यहाँ पर है राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसमें आपके कौन कौन सदस्य होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। अगला देखते हैं, संसद की एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। संसदीय समिति सबसे बड़ी कौन सी है? प्राक्कलन समिति। यहाँ पर एक सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात की गई है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, सभी का 1 वर्ष ही होता है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो ऐसा कौन सा अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक और मालिका परीक्षक, ये इसका सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का ये अंग नहीं है। ठीक है, संसद इनके तहत सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण नहीं रखती। अब है संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है। स्थायी समिति के सदस्यों को लिया जाता है 2:1 के अनुपात में। फिर ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने सूचित किया है स्थगन प्रस्ताव को। फिर है तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है। तारांकित प्रश्न, दो तरह के प्रश्न होते हैं तारांकित। तो ये है उत्तर मौखिक दिए जाते हैं इसमें तारांकित वाले में, जिसमें तारे अंकित किए जाते हैं, उस वाले को प्रश्न को तारांकित कहते हैं। फिर है पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें, इसमें जो आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हो। अगला है भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है। जो स्थगन प्रस्ताव है उसका क्या उद्देश्य है? तो ये सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, सार्वजनिक महत्व के जो अत्यावश्यक जो मुद्दे होते हैं उस पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। फिर अगला है क्या संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है? तो हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। जो भी हर एक मंत्रालय होता है प्रधानमंत्री सलाह देता है। अगला देखते हैं, भारतीय संसद का सचिवालय है तो सरकार से स्वतंत्र है। जो भारतीय संसद का जो सचिवालय है भारत सरकार जो है उसे स्वतंत्र होता है। फिर भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। यानी जो हमारी जो संसद है वो पूरी संप्रभु नहीं है, सबसे यहाँ पर जो संविधान है वो संप्रभु है, समझे, संविधान सर्वोच्च है। तो जो संप्रभुता होता है उससे जो प्रतिबंधित हो जाती है वो हो जाती है न्यायिक समीक्षा से। फिर अब भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। तो ये बनाया गया था और 13/5/2002 को। फिर अब वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रवादी नेता था 1925 में चुना गया था केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल। ये नाम याद रख लेना, पूछा जा सकता है। फिर है लोकसभा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर ये सही कथन है,
जो लोकसभा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। फिर है लोक लेखा, यहाँ पर सही कथन दिए गए हैं। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। दूसरा है संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा है विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषद, परिषदों, मंडलों और आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। ये सारे सही कथन थे। फिर अगला है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये होता है आकलन समिति में। आकलन समिति में, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा को कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, यहाँ के सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। अगला देखते हैं, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। सार्वजनिक जो लेखा समिति होती है जो अपना रिपोर्ट वगैरह देगी वो संसद को देगी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ये भी करती है लोकसभा के स्पीकर को। तो यहाँ पर ध्यान देना, लोकसभा के स्पीकर या संसद। फिर संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य पूछा गया है लोक लेखा समिति का क्या होता है, शासन के वित्तीय लेखा और विनियमन तथा कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का निरीक्षण करना। जब हम कैग वाला पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि जो समिति होती है लोक लेखा समिति, ये कैग की रिपोर्ट को स्वीकार करती है और उस पर जांच पड़ताल करती है, परीक्षण करती है। फिर लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। फिर लोक लेखा की संसदीय समिति सरकार की विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है। जो कैग की रिपोर्ट ये लेती है, कैग की रिपोर्ट को जांच करती है, तो इसी से ही हो जाएगा, लेखाओं की जांच करती है। फिर भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करती है। फिर है सही सुमेलन है यहाँ पर, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है, वाचिका समिति आपकी कार्यकारी समिति है, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति है, और विभागीय समिति आपकी स्टैंडिंग समिति है। अगला है राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जा सकता एस्टिमेट्स कमेटी से। एस्टिमेट्स जो कमेटी होती है वहाँ पे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। फिर प्राक्कलन समिति गठित की जाती है लोकसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से ही आपकी प्राक्कलन समिति गठित की जाती है। फिर भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, भारतीय संसद की जो वित्तीय समितियां हैं कौन कौन सी हैं, पहला है सार्वजनिक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति, और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। अगला है संसदीय समिति गठित की गई है सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में और आकलनों के बारे में, तीनों के बारे में संसदीय समिति का गठन किया गया है। अब 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे, तो ये कौन थे, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। फिर 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की समिति के अध्यक्ष थे, ये करंट से क्वेश्चन है, जब ये पेपर करंट में थे तब पेपर में से ही पूछे गए थे, PC चाको। फिर भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो ये करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। तो भारतीय जो संसद होती है वो संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर यानी सरकार पर नियंत्रण रखती है। यह हमारा भाग 3 पूरा हो गया है। अब हम भाग 4 की तरफ देखेंगे, ये देखेंगे हम इसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।